हेलो एवरीवन, दिस इज देवांग काटीकर फ्रॉम डीके टॉक्स। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बहुत दिनों हो गए आपसे बात किए हुए, बट वी हॅव टू कंटिन्यू आवर स्टोरी. पण त्याच्या अगोदर आज 27 फेब्रुवारी मराठी भाषा दिन. माझ्या सर्व मराठी मित्रांना या मराठी भाषा दिनाच्या अनेक अनेक शुभेच्छा. निदान आज तरी घरातच नाही तर घराबाहेर सुद्धा जाऊन तुम्ही मराठी भाषेचा जास्तीत जास्त वापर कराल, जेणेकरून ही मराठी भाषा अशीच समृद्ध राहील अनेक वर्ष. अजून एक गोष्ट म्हणजे आता महाराष्ट्रातल्या अनेक सिनेमागृहामध्ये पावनखिंड नावाचा एक चित्रपट आलेला आहे, जो दिग्पाल लांजेकर आपल्यासाठी घेऊन आलेले आहेत. बाजी प्रभू देशपांडे आणि बांदल सेनेनी त्या घोडखिंडीत केलेला जो पराक्रम होता, ज्या घोडखिंडीत त्यांनी आपल्या जीवाची बाजी लावली, जीवाचं बलिदान दिलं छत्रपती शिवाजी महाराजांना विशाळगडी सुखरूप पोहोचवण्यासाठी त्या मृत्यूच्या काळदाढेतनं, यावरती हा चित्रपट आलेला आहे. अत्यंत भावुक करणारा अशी एक भावपूर्ण वीरगाथा आहे. तर सगळ्यांनी कृपया सिनेमागृहात जाऊन हा चित्रपट बघावा अशी मी विनंती करतो. सो लेट्स बिगिन विथ आवर स्टोरी. बाबर के बाद जो हुमायूं थे वो अगले बादशाह बन गए दिल्ली के. बट ड्यूरिंग हुमायूं's era the entire Mughal empire was becoming weak and weak. हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, जिसके बाद शेरशाह सूरी जो थे वो दिल्ली के अगले बादशाह बन गए और उन्होंने हुमायूं को खदेड़ के वेस्टर्न पंजाब की ओर भेज दिया था. शेरशाह सूरी की मौत के बाद हुमायूं ने वापस से अटैक किया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली तो ले ली थी, लेकिन बहुत एक बड़ा जो हिस्सा था वो अभी भी सूरी डायनेस्टी के पास था. शेरशाह सूरी के बाद उनके बेटे आदिल शाह सूरी डायनेस्टी के नेक्स्ट बादशाह बन गए. लेकिन उनसे भी ज्यादा पावरफुल कोई तो था जो सूरी एम्पायर में था. वो थे शेरशाह सूरी और आदिल शाह सूरी. इन दोनों की जो आर्मी थी, उनके कमांडर इन चीफ हेमू जो थे वो बहुत ही छोटी फैमिली से आए थे, बहुत ही गरीबी से उभर के आए थे. एंड बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज एक्सपर्ट इन मेनी फील्ड्स. He was expert in handling people. He was expert in mass management. मास मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों को हैंडल करना वो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, जिसमें वो माहिर थे. तीसरी चीज, he was expert in financial analysis. And fourth thing, he was a great warrior. हेमू को जब पता चला कि हुमायूं की वहां पे मौत हो चुकी है, हेमू को ऐसा लगा कि क्यों ना मुगल्स को एक आखिरी झटका देके, आखिरी धक्का देके इस देश से बाहर निकाल दिया जाए, जिसके बाद वेस्टर्न पंजाब से लेकर ईस्ट बंगाल तक ये जो पूरा का पूरा इंडिया का मोस्ट फर्टाइल एरिया है, इसके ऊपर कब्जा आ जाएगा. एंड जिसके बाद हेमू को रोकने वाला कोई और नहीं होगा, क्योंकि आदिल शाह सूरी के वक्त में सूरी एम्पायर बहुत ही वीक हो चुका था. हेमू ने ये बात आदिल शाह से की, लेकिन आदिल शाह की इसके बारे में मंजूरी नहीं थी. लेकिन क्या करे, लोग और सेना तो हेमू के पास थी. तो हेमू ने लोगों को और सेना को एकजुट करके खुद की एक सेना बना लिया, और जिसके बाद उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया. दिल्ली में तब मुगल्स के एक कमांडर थे जो इंचार्ज थे पूरे दिल्ली को हैंडल करने के लिए. ही वॉज तरडी बेग. तरडी बेग को जब पता चला कि हेमू कूच कर चुके हैं, हेमू के नाम के डर से वो कांपने लगे और वो दिल्ली छोड़ के वेस्टर्न पंजाब की ओर भाग गए, जहां पे बहरम खान और अकबर थे. हुमायूं की मौत के बाद अकबर बादशाह बन गए मुगल्स के अगले, लेकिन अकबर तब सिर्फ 14 साल के थे. तो जो बड़े डिसीजंस थे मुगल्स के, वो मुगल्स की आर्मी के कमांडर इन चीफ जो बहरम खान थे वो लेते थे. जैसे ही बहरम खान को पता चला कि तरडी बेग दिल्ली छोड़ के भगोड़ों की तरह यहां पे आ गए हैं वेस्टर्न पंजाब में, बहरम खान को गुस्सा आ गया, और जिसकी वजह से उन्होंने तरडी बेग की है जो गर्दन काट दी. और उसके बाद उनको ऐसा लगा कि क्यों ना हेमू के ऊपर अटैक करके हेमू को खत्म करके मुगल्स का एक पूरा का पूरा एम्पायर बना दिया जाए इंडिया में, क्योंकि हेमू के बाद ऐसा तो कोई था नहीं जिसको मुगल्स हरा नहीं सकते. बहरम खान बहुत ही आक्रामक स्वभाव के थे, बहुत ही गुस्सैल थे, लेकिन इसका फायदा मुगल्स को बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि एम्पायर एक्सपांशन के लिए कोई ऐसा ही आदमी चाहिए था. बहरम खान ने और अकबर ने वेस्टर्न पंजाब की तरफ से दिल्ली की ओर कूच कर दी.
लेकिन इससे पहले हेमू पहले से ही दिल्ली में आ चुके थे। जैसे ही तरडी बेग ने दिल्ली खाली कर दी, हेमू ने आके वो ले ली थी। और उसके बाद हेमू ने खुद को विक्रमादित्य नाम से नवाज दिया, तो उनका नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य हो गया। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद अगले जो हिंदू एम्परर थे जो दिल्ली के थ्रोन पे बैठे थे वो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू को जैसे ही पता चला कि बैरम खान ने कूच कर दिया दिल्ली की तरफ, हेमू को लगा क्यों ना बैरम खान को रास्ते में रोक दिया जाए और उनका वही सफाया करके मुगल्स का उनको वापस भेज दिया जाए। तो हेमू ने खुद की सेना वापस जुटा के ही अगेन स्टार्टेड टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ पंजाब। और दोनों सेनाएं जो आमने सामने आ गई वो वही आमने सामने आ गई जहां पे 30 साल पहले इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत चुके थे। और वो जगह थी पानीपत की। पानीपत का दूसरा युद्ध यहां पे होने जाने वाला। एक तरफ थे हेमू और तो दूसरी तरफ थे बैरम खान। हेमू के पास 1.25 लाख की सेना थी, तो बैरम खान के पास भी खुद के 75,000 80,000 आदमी थे। इस बार जो है ये युद्ध बड़ा होने वाला था। हेमू ने 5 नवंबर 1556 को बैटल स्टार्ट कर दिया। और हेमू का एक ही लक्ष्य था कि मैं मेरे जो एलिफेंट्स है वो आगे लेके जाऊं, राइट फ्लैंक से और लेफ्ट फ्लैंक से मेरी आर्मी आ जाए आगे, जिसके बाद आगे एलिफेंट्स है और दो साइड से अगर आर्मी अटैक कर रही है तो सामने वाले को काउंटर अटैक का मौका नहीं मिलेगा। हेमू कभी भी घोड़े पे सवार होके युद्ध नहीं लड़ते थे। हेमू हमेशा हाथी पे सवार होते थे और वो आर्मी को डायरेक्शंस देते थे कि कैसे युद्ध लड़ने वाला है, कैसे युद्ध लड़ना है। उस हिसाब से जो उनकी आर्मी थी, जो उनकी कैवलरी, आर्टिलरी और जो उनकी इन्फेंट्री थी वैसे अरेंज होती थी, जिसके वजह से वो कभी भी हारते नहीं थे। जब युद्ध चालू हो गया 4 या 5 घंटों के बाद ऐसा लग रहा था कि हेमू 100% ब्रेकआउट कर लेंगे, बैरम खान के वहां पे जाके उनको मार के पूरा का पूरा बैटल एक फ्लो में जीत जाएंगे। जैसे ही बैटल को 5 या 6 घंटे हो गए थे शुरू होके सुबह के, एक एरो आ गया, एक तीर आ गया मुगल्स के डायरेक्शन में से, जो हेमू को आके आंख में लग गया। एक बात थी कि जो हेमू का हेड गियर था वो पूरा का पूरा उनका चेहरा कवर करता था और नीचे उनका जो मेटल उन्होंने जो पहन रखा था वो था, तो सिर्फ उनकी जो 2 आंखें हैं वही दुश्मन को नजर आती थी। और मुगल्स के साइड से जो तीर आया था वो जाके उसमें से ही एक आंख को लग गया, जो राइट वाली आंख थी, और वहां पे तीर लग के हेमू हाथी के ऊपर ही गिर गए। जैसे ही उनके महावत को पता चल गया कि हेमू गिर गए हैं, उसने हाथी घुमा लिया और वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चालू कर दिया। जैसे ही हेमू की सेना को लगा कि हाथी उल्टा वापस जा रहा है और हेमू वहां पे गिर चुके हैं, सेना को ऐसा लगा कि हेमू मर गए हैं, और जिसकी वजह से सेना टूट के बिखर गई। अभी कोई नहीं था जो सेना को डायरेक्शन से इंस्ट्रक्शन दे रहा था, और उसके बाद मुगल्स ने काउंटर अटैक कर दिया। इसमें बहुत सारे लोगों के कत्लेआम हो गए। इसमें हेमू हार गए, उनको हाथी पे से नीचे खींच लिया गया, उनको बैरम खान के सामने बिठा दिया गया। उसके बाद सबको पता है क्या था। अकबर के हाथ में एक तलवार दे दी गई और उसको कहा गया कि तुम हेमू का सर काट दो, जिससे पता चल जाएगा कि अभी ऐसा इस देश में कोई नहीं है जो मुगल्स को हरा पाए। मुगल्स के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन अकबर ने सर नहीं काटा। जोधा अकबर अगर आपने फिल्म देखी होगी तो वहां पे उन्हें स्टार्टिंग में दिखाया कि अकबर ने ऐसा कहा था कि ऐसे जो निहत्ता, जो इंजर्ड पर्सन मेरे सामने बैठा है कि जो कुछ नहीं कर सकता, उसका मैं सर कैसे काट दूं। ये एक अबू फजल कहता है। अबू फजल जो है वो अकबर का या मुगल्स का एक हिस्टोरियन था, जो ये सब चीजें लिखता है कि कैसे अकबर ने अच्छाई के मार्ग पे चल के मुगल्स को बड़ा कर दिया। बट द रियलिटी बिहाइंड दिस इज
14 साल की उम्र में किसी का सर काटना ये कोई आसान बात नहीं है। दो चीजें हैं, एक तो आदमी डर जाता है ऐसी चीज करने के लिए, और दूसरी एक ही घाव में तलवार मार के सर गिरा देना ये कोई लल्लू पंजू का काम नहीं है। इसके लिए बदन में ताकत होना बहुत जरूरी है, जो दोनों चीजें अकबर के पास नहीं थी, जिसकी वजह से अकबर ने कोशिश तो की लेकिन सर तो नहीं काट पाए। जिसके बाद बहरम खान ने तलवार लेके हिमू का सर काट दिया, और उसके बाद मुगल्स ने वापस से दिल्ली और जो सूरी एम्पायर था उसके ऊपर कब्जा जमा के अकबर को बादशाह घोषित कर दिया। कुछ साल के बाद अकबर ने वापस बहरम खान को हज की यात्रा पे भेज दिया, उनका स्वभाव देखते हुए, और उसके बाद जो पूरे कंट्रोल्स थे मुगल्स के वो अकबर के हाथ में आ गए। अकबर की बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, बट फॉर नाउ लेट्स एंड द वीडियो राइट हियर, and for many more events that have happened in history, please keep watching. Thank you.